नमस्ते इंडिया। देखिए, पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि सेल के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, सेल क्या है, कहाँ से आया कोशिका, तो वो वीडियो अगर आप नहीं देखें तो आज आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कोशिका होती है, कोशिका में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं यानी उसके अंदर के जो अंग होते हैं उस पर हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। कोशिका चैप्टर जो है बहुत बड़ा है, इसको हम लोग ब्रीफ में थोड़ा सा शॉर्ट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, तभी कंप्लीट हो पाएगा इस वीडियो में। बाकी इसके और जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में आएगा। ठीक है, तो समझते हैं। तो देखिए, ये कोशिका का थोड़ा सा हमने आउटर लाइन का प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बनाया हो, तो सबसे बाहर जो प्लांट सेल यानी जो कोशिका होती है प्लांट की, देखिए कोशिका जो होती है मैंने बता दिया था उसमें ही, कोशिका प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। ठीक है, अब एनिमल सेल तो ठीक है, लोग समझ जाते हैं, एनिमल मतलब जीव, जो जंतु हैं। प्लांट में, तो प्लांट में सबसे पहले जो एपीडी कंडोले नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, प्लांट सेल के बारे में बताया कि प्लांट सेल में जान होता है और वो जो है रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो उनको बड़ी मार पड़ी थी इस बात को कि लोग बोलने लगे कि ये कंडोले जी दिमाग में ख़राब तो नहीं हो गया, प्लांट कहाँ से रिप्रोडक्शन करें। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल कोशिका दोनों में पाई जाती है। तो आइए हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, बाद में उन्होंने प्रूफ भी किया था, एक मीटर बनाया था, उसमें लगा करके दिखाया था कि देखिए थोड़ा सा कंपन हुआ तो उन्होंने बताया कि इसमें जान होती है। ठीक, अब आइए हम लोग चलते हैं। तो देखिए, जो प्लांट सेल होता है उसके सबसे बाहर की ओर एक वाल होता है, मतलब दीवार होती है, जिसको हम सेल वाल या कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, ये भित्ति होने के कारण ही देखिए प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को पूरा बदल देता है, ये जो भित्ति होती है। अब इसी भित्ति के कारण जो प्लांट सेल होता है काफ़ी कठोर होता है, यानी प्लांट जो पौधे होते हैं वो कठोर होते हैं, उसको अगर हम टच करें तो जो है उसमें हम उंगली नहीं धंसा पाएंगे। लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं है, एनिमल में हम क्या करेंगे, धंसाएंगे तो धंस जाएगा। तो एनिमल में ये जो होता है सेल नहीं पाए, ये जो सेल वाल होता है वो नहीं पाया जाता है, बल्कि सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है समझ लीजिए थोड़ा सा। सेल मेम्ब्रेन एक झिल्ली नुमा होता है। देखिए, आप लोग पराशरण जब पढ़ेंगे तो पराशरण में आपने सुना होगा कि एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जिसमें से क्या होते हैं, विलय के कण पार हो सकते हैं, विलायक के कण पार हो सकते हैं, लेकिन विलय के कण पार नहीं हो सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सेल है, कोशिका है, अगर सभी उससे पार होने लगे तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्गी बॉडी भी है, और भी जो है न्यूक्लियस भी है, सब चीज़ें हैं। तो अगर इससे पार होने लगेगा तो सब पार हो जाएगा, तो इसलिए इसमें से पार नहीं हो सकते। पार कौन हो सकता है, केवल जो अनावश्यक चीज़ें, जैसे पानी अनावश्यक उसमें एक्स्ट्रा है, या कुछ और चीज़ें हैं जो सेल में उसकी आवश्यकता नहीं है, तो इस अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या करते हैं, उसको बाहर कर देते हो। अर्धपारगम्य झिल्ली का काम कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक चीज़ और सेल वाल में जान लीजिए कि क्वेश्चन आता है कि सेल वाल बना किसका होता है। तो जो प्लांट सेल वाल होता है, प्लांट का जो कोशिका भित्ति होता है वो सेलुलोज का बना होता है। किसका, सेलुलोज का। और एक और क्वेश्चन बनता है, कभी कभी पूछ लेता है कि जो बैक्टीरिया की कोशिका होती है, अब देखिए बैक्टीरिया की कोशिका में बैक्टीरिया जो होती है यूनिसेलुलर होती है। ठीक है, कोशिकाएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक यूनिसेलुलर होता है, एक मल्टीसेलुलर होता है। मल्टीसेलुलर मतलब जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, यूनिसेलुलर का मतलब जिसमें केवल एक ही कोशिका से उसका पूरा जीवन चलता है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, तो बैक्टीरिया की कोशिका जो होती है वो बनी होती है किसकी, पेप्टिडोग्लाइकेन की। ठीक है, एक प्रकार का ये पिगमेंट है, इसी से जो होता है वो बैक्टीरिया की कोशिका बनी होती है। ठीक है, अब चलिए, अब सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है भी मैंने बताया, एक झिल्ली होती है। तो झिल्ली काम क्या करती है, केवल विलायक की कण को पार, विलायक का कण मतलब जो पानी की जो चीज़ें हैं उसको कोशिका से बाहर जाना या पानी को अंदर लेना, इसकी का कार्य होता है। किसका बना होता है, तो ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। इसके लिए दो सिद्धांत भी, हम उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये मॉडल दिया गया था, दो अलग अलग दो प्रकार के वैज्ञानिक थे, उन्होंने मॉडल दिया था इस पर कि किसका बना होता है, तो वो काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो आप इतना याद रखिए कि लिपिड और प्रोटीन का ये बना होता है। ये कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कोशिका भित्ति के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें एक झिल्ली परत मिलेगी, वो क्या होती है, वही हमारा सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहा जाता है उसको। अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं। अब जैसे ही कोशिका झिल्ली के अंदर जाएंगे तो उसमें एक लिक्विड पदार्थ हमको मिलेगा। ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है, मतलब कोई कलर नहीं होता, चिपचिपा पदार्थ होता है। और इसी में जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्गी बॉडी हुआ आपका, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, या फिर आपका राइबोसोम हुआ, सभी इसमें क्या रहे, तैर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर ये ना हो, ये लिक्विड पदार्थ ना हो, तो ये जितने भी चीज़ें आपस में टकरा जाएंगे।
आपस में क्या होंगे, टकरा जाएंगे। और इसी में ध्यान रखिए कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस जो हमारा नाभिक होता है, नाभिक मास्टर ऑफ सेल कहा जाता है इसको, ठीक है। कोशिका का मस्तिष्क भी इसको कहा जाता है। तो ये सभी आपस में टकराएंगे तो सबका जो काम दिया गया है अलग अलग, तो वो भाई सिंपल सी बात है, टकराएंगे तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एनर्जी उनकी वो जाएगी, फिर टकराने से कोशिका ख़राब भी हो सकती है। इसी में लाइसोसोम भी होता है। तो लाइसोसोम क्या होता है, उसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो वो अगर होगा तो कोशिका नष्ट हो जाएगी, इसलिए ये लिक्विड होता है ताकि उसमें वो आसानी से सरलतापूर्वक तैर सकें, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, अब जीव द्रव्य, इसको जो होता है भौतिक आधार माना गया। ये जो जीव द्रव्य है ये दो प्रकार का होता है। देखिए, एक न्यूक्लियस में होता है जिसको नाभिकीय द्रव्य कहा जाता है, एक कोशिका में होता है जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो अभी हम बाहर की बात कर रहे हैं, तो ये बाहर क्या होगा, हमारा कोशिका द्रव्य होगा, ठीक है। सबसे पहले सिद्धांत किसने दिया था, पुरकिंजे ने बताया कि ये जो है, जो आपका जीव द्रव्य है वो भौतिक आधार है, ठीक है। अब अगर ये समझ में आ गया तो फिर हम आगे आपको बताते हैं, ठीक है। अब आइए हम अगले ऑर्गेनेल्स की तरफ चलते हैं। तो देखिए, अगला ऑर्गेनेल्स हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जो इसी कोशिका के जीव द्रव्य में क्या होता है, तैरता रहता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है वो हम समझते हैं। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा था, तो कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने देखा था, लेकिन इसका जो नाम दिया था वो बायोप्लास्ट दिया था। बाद में जो होता है सी बेंडानी इसका नाम, इसको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये पावर हाउस क्यों कहा जाता है उसको हम समझाते हैं। देखिए, अब हमें जैसे जो भी एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी हमें देता कौन है, वो माइटोकॉन्ड्रिया देता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही है कि एनर्जी का निर्माण यानी ऊर्जा का निर्माण करना, ठीक है, इसीलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा का घर कहा जाता है, ठीक है। अब कैसे ये बनता है, अब देखिए, सपोज करिए कि हमने सांस लिया, तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस ये कहा जाता है, हमारा जो एयर है वो जाता है लंग्स, फेफड़े में। अब फेफड़े में छोटी छोटी, अब देखेंगे तो स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसे लंग्स जो रहेगा उसमें छोटी छोटी कुपिकाएँ होती हैं, ठीक है। वो कुपिकाएँ क्या करती हैं, वहीं पर हमारा जो ब्लड होता है, यानी कि जो ब्लड, रेड ब्लड होता है, वो वहाँ पर जाता है और उसी रेड ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, उस वहाँ पर जो हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन गया है उस ऑक्सीजन को कैरी करता है, यानी पकड़ता है, और पकड़ के सीधे ले जाता है सेल्स के पास। अब सेल तो एक जगह तो है नहीं, पूरे बॉडी में है, ठीक है। तो पूरे बॉडी में क्या करता है, वो उसको पहुँचा देता है, ठीक है। अब जैसे ही पूरे बॉडी में पहुंचाएगा, पूरे बॉडी के सेल को देगा, तो सेल क्या करेगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया को देगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया में वो ऑक्सीजन जा करके क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन वहाँ पर जा करके जलता है। तो जब ऑक्सीजन जलता है, ठीक है, तो जलने के बाद क्या होता है, वहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है। अब वो ऊर्जाएँ जो होती हैं वो ऊर्जा एटीपी के रूप में क्या होती है, स्टोर कर ली जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। जब ज़रूरत पड़ती है तो वो बॉडी में हर जगह वो दिया जाता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का समझ में आया, ठीक है। अब अगला हम चलते हैं। अगला आपका है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम तारक का ये जो होता है केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, जंतु की कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। इसका जो मेन काम होता है वो कोशिका विभाजन करना। अब देखिए, कोशिकाएं जो होती हैं, अभी मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था आपकी, कोशिका नई नहीं पैदा होती है बल्कि पुरानी कोशिकाओं से ही बनती है। अब सपोज करिए, मान लीजिए आपकी यहाँ की कोशिका क्या हुई, ख़राब हो गई, तो अब यहाँ की जो कोशिका ख़राब हुई तो यहाँ जगह खाली हो गया है, तो यहाँ क्या होगी, उसकी बगल वाली कोशिका क्या होगी, डिवाइड होगी। डिवाइड होने के बाद यहाँ पर उसका भर लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि दो अलग होगा, तो जहाँ खाली रहेगा वो स्थान क्या होगा, कोशिका भर लेगी। तो कोशिकाओं में क्या होता है, पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन और सौर नामक वैज्ञानिक ने, पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, जैसे कोशिकाएं होती हैं तो कोशिका में क्या होता है, एक सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम, जब कोशिकाएं डिवाइड होती हैं, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तो इसका जो होता है सेंट्रोसोम दोनों पोल पर आ जाता है। उसके बाद जो होता है यहाँ पर क्रोमेटिड फाइबर का निर्माण होने लगता है, ठीक है, यहाँ से। अब यही जो होता है बाद में डिवाइड होता है, यहाँ पर क्रोमोसोम आ जाते हैं और डिवाइड होकर एलयू, सब कोशिका विभाजन वाले में उसको हम अच्छे से बताएंगे। अभी यहाँ पर आपको बस ये समझना है कि ये जो सेंट्रोसोम जो होता है इसका मेन काम होता है कोशिका विभाजन करना, ठीक है। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। अब अगला हमारा है गाल्जी काय। तो गाल्जी काय को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि गाल्जी काय को सबसे पहले कैमिलो गाल्गी ने खोजा, ठीक है, इन्हीं के नाम से गाल्जी काय इसका नाम भी पड़ा। अब इसका जो मेन काम होता है, देखिए, कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण करना, यानी लाइसोसोम और कोशिका भित्ति जो होती है वो उसका निर्माण भी करता है। और इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है यातायात प्रबंधक, इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। अब इसको समझिए ऐसे। अब जैसे मैंने बताया कि अभी माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया, ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया ने लिया, ऊर्जा बनाया। अब ऊर्जा होगा क्या कि पूरे बॉडी में फैलना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि पार्टिकुलर हमारे यहाँ हाथ में भी है, यहाँ भी है, यहाँ सब जगह कोशिकाएं फैली हुई हैं, ठीक है।
अब सपोज करिए कि हमारा कोई पार्ट जो है वो ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा वर्क कर रहा है, तो वहाँ पर ऊर्जा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब वहाँ की जो कोशिकाएं ऊर्जा बना रही है वो तो तुरंत दे रही ऊर्जा को, लेकिन पूरे बॉडी में ऊर्जा बन रहा है, तो अगर वहाँ आवश्यकता पड़ेगी तो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई वहाँ आवश्यकता पड़ी तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा तो सब जगह मिलनी है, ठीक है। तो ये जो हमारा गाल्जी का होता है, ये ऊर्जा को क्या करता है, वहाँ तक पहुँचाने का काम, यानी यातायात का एक तरीके से उसका प्रबंधक होता है ये, कि वहाँ तक ऊर्जा को पहुँचाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई दौड़ रहा है, ठीक है, दौड़ते दौड़ते क्या होगा, उसका पैर थक जाएगा, तो पैर थकेगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि बस पैर थक गया और हाथ तो सब सही है, सर और सब सही है, मस्त है, अपना सो रहे हैं, कह रहे पैर थका है, 2 दिन तक पैर नहीं उठ रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं, पैर के साथ साथ पूरा बॉडी थकेगा, ठीक है। तो होता क्या है कि पूरे बॉडी की कोशिकाएं ये जो आपका गाल्जी का होता है, गाल्जी का सब जगह जाता है, दौड़ दौड़ कर बोलता है यहाँ पर पैर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत है, सबसे माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा भैया ऊर्जा दो, ऊर्जा को लेकर के जाएगा कहाँ, जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो गाल्जी का ये काम होता है कि मतलब ऊर्जा जो बन रही है उसको सही जगह पर पहुँचाना, ठीक है। अब पता चला हाथ कोई हमारा वर्क नहीं कर रहा है, तो हाथ वर्क नहीं कर रहा है, तो इसमें जो ऊर्जाएँ बन रही है ऊर्जा कहीं तो जानी है जो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो बॉडी में तो इस तरीके से बॉडी जब हमारा थकता है तो पूरा थक जाता है, आधा नहीं थकता कि सर थका है बाकी ये सब सही है, ठीक है, समझिए इसको, ठीक है। अब देखिए लाइसोसोम पर हम आते हैं। अब लाइसोसोम का भी एक बड़ा रोल होता है, ठीक है। ये सभी जो होते हैं ये सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। लाइसोसोम को किसने खोजा था, तो डी डुवे ने खोजा था, ठीक है। अब लाइसोसोम जो होता है ये एक थैलेनुमा संरचना, छोटा सा थैलेनुमा संरचना होता है इसका, लाइसोसोम का, ठीक है। स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और इसमें जो होता है पूरा भरा रहता है का जल अपघटक एंजाइम। जल अपघटक एंजाइम इतना खतरनाक होता है कि ये जो पूरा कोशिका होता है इसको पूरा ख़त्म कर सकता है, इतना डेंजरस जल अपघटक, और जितना भी एंजाइम होता है सब इसमें होता है, ठीक है। अब ये काम क्या करता है, इसका काम हम समझ लेते हैं, इसीलिए इसको देखिए आत्महत्या का थैला भी कहा जाता है। अभी क्यों कहा जाता है उसको हम समझेंगे। अब देखिए इसका काम क्या होता है, ये पूरा देखता रहता है कि अगर कोई चीज़ मान लीजिए एक सेल है, उस सेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी ये सब होंगे। अब कोई भाई काम करते करते ख़राब हो गया, तो ख़राब हो गया, अब उसको बाहर भी तो करना है, यानी उसको पचा देना है। तो ये जल अपघटक एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये लाइसोसोम क्या करता है, जाता है। मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ का ख़राब हो गया, ठीक है, तो अब ये लाइसोसोम जाएगा और इस पर छिड़काव करेगा, तो थोड़ा सा जब देगा तो ये खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। जब नष्ट हो जाएगा तो सेल क्या है, अब सेल सही है, अब पूरा सेल नहीं। कभी कभी क्या होता है कि सभी ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, जो कोशिका में होते हैं, वो काम करना बिल्कुल बंद कर देते हैं, या तो समझिए कि उनका मन नहीं रहता काम करने का, तो ये पूछता रहता है बार बार क्यों भाई माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी काम हो रहा है कि नहीं। तो अगर काम ये लोग कर रहे हैं तब तो सही है, अगर जिस दिन काम नहीं किए तो ये डरता उड़ता नहीं है, तुरंत ये क्या करेगा, छिड़काव करेगा, और जैसे ही छिड़केगा सब खत्म, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई काम नहीं करता, तो ये लाइसोसोम खुद को फाड़ लेता है। जब खुद को फाड़ेगा तो पूरी कोशिका क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो जब पूरी कोशिका खत्म होगी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आत्महत्या का थैला, यानी ये थैला फटेगा तो पूरा सेल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब एक चीज़ और जान लीजिए कि जो हमारा ब्लड सेल आरबीसी होता है उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता, इसीलिए जब आरबीसी का डेथ होता है, आरबीसी जब मरती है तो हमारी स्प्लीन यानी प्लीहा में जाकर के इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। और प्लीहा को ही आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि अगर वो ये लाइसोसोम होता तो लाइसोसोम क्या करता, उसको वहीं पर डिकम्पोज कर देता, मतलब नष्ट कर देता, लेकिन उसमें नहीं होता। तो कभी कभी देखिए, कभी कभी क्या होता है, हमें चोट लग जाती है, तो चोट लगती है तो पूरा एकदम काला हो जाता है। तो काला क्यों होता है, क्योंकि वहाँ की जो पूरी सेल होती है ख़त्म हो जाती हैं। अब सेल डिवीज़न होगा तभी तो सेल वहाँ जा कर के भरेंगी। अब जितनी ख़राब चीज़ें हैं उनको कौन हटाएगा, तो देखिए अगल बगल के जो सेल होते हैं उसके अगल बगल के, ठीक है। डॉक्टर के पास हम गए, डॉक्टर ने क्या किया, हमको जो है थोड़ा सा स्प्रिट लगा कर साफ किया, तो हम चौंक गए एकदम से। तो उसका मतलब क्या है, वहाँ की सेल्स जो है वो जागरूक हो गई, क्या हुआ कुछ, तो सेल देखेंगे अरे ये कैसे हुआ। तो अगल बगल के जो सेल रहती हैं उसका जो लाइसोसोम रहता है वो क्या करता है, वहाँ के जो जितनी भी ख़राब चीज़ें हैं थोड़ा थोड़ा छिड़काव करता रहता है, फिर अपना भी देखता रहेगा कि कहीं मेरे यहाँ तो कोई कमी नहीं पड़ रही, ठीक है। तो धीरे धीरे देता रहेगा, कुछ दिन बाद वो घाव दिखेंगे आप, सही हो जाएगा, यानी कलर उसका जो धब्बा रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो ये लाइसोसोम का काम होता है। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा आगे, चलिए अब हम लोग आते हैं अंतःद्रवी जालिका, जिसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट फॉर्म में ER भी कहते हैं, ठीक है। अब इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है इसको हम 2 प्रकार से डिवाइड कर देते हैं। एक जो होता है, एक थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, चिकना होता है, जिसको हम कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक पर जो होता है बिंदी बिंदी आप देख रहे हैं संरचना यहाँ पर दिख रही होगी, इसको रफ या खुदरा, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है।
अंतर्द्रवी जालिका। अब ये जो मेन वर्क इसका होता है, ये लिपिड और प्रोटीन का निर्माण करता है। अब देखिए, जो खुरदरा होता है ये इसलिए होता है क्योंकि इस स्थान पर ढेर सारे राइबोसोम लगे होते हैं, ठीक है। राइबोसोम लगे होने के कारण जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, खुरदरा। और इस पर राइबोसोम नहीं लगा रहता है तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सॉफ्ट यानी चिकना। तो जो चिकना वाला भाग होता है वो हमारा बनाता है लिपिड। अब लिपिड क्या होता है, लिपिड देखिए एक प्रकार का फैट होता है हमारे बॉडी में। जैसे जो चीज़ चिकनी होती है या कुछ देखते होंगे आप, चर्बी वगैरह, ठीक है, तो वो लिपिड में आता है। तो लिपिड कौन बनाएगा, जो क्या रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। और खुरदरा जो रहेगा उस पर प्रोटीन का निर्माण होगा। तो प्रोटीन का निर्माण होगा, इसका मतलब इस पर क्या है, राइबोसोम। अभी हम लोग आगे राइबोसोम पढ़ने वाले, ठीक है। तो समझ में आए। तो ये क्या करता है, पूरी कोशिका सेल को सपोर्टिंग का काम करता है, ये जो अंतर्द्रवी जालिका होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगला राइबोसोम, सॉरी यहाँ पर राइबोसोम हो गया, तो राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम की खोज सबसे पहले प्लांट सेल में किसने किया था, तो रॉबिन्सन ने। और जंतु कोशिका में किसने किया था, पैलेट ने। और इसका नामकरण किसने किया था, मतलब किसने कहा कि ये राइबोसोम है, तो नामकरण किया रॉबर्ट ने, ठीक है। इतनी बात जानते। अब इसको हम कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, जो राइबोसोम होता है, ठीक है। तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितना भी प्रोटीन, अभी मैंने इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी बताया कि जो राइबोसोम होता है प्रोटीन का निर्माण करता है। और प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इसेंशियल है, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन से ही जो मसल का डेवलपमेंट होता है, यानी बॉडी जो विकसित होती है वो प्रोटीन के कारण होती है, ठीक है। तो प्रोटीन बहुत ही आवश्यक चीज़ है। कहाँ पर बनता है, राइबोसोम में। अब राइबोसोम भी जो होता है वो दो भागों में बट जाता है आपका, एक 70S होता है, एक 80S होता है, ठीक है। 70S जो होता है प्रोकैरियोटिक और 80S यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बारे में हमने नहीं बताया क्योंकि बहुत बड़ा कोशिका का चैप्टर है। अगर आप 12th में देखेंगे पूरा एक चैप्टर है, लेकिन BSc में जाएंगे तो आपको पूरा एक पेपर ही मिल जाएगा सेल बायोलॉजी साइटोलॉजी का, ठीक है। तो इसलिए बहुत बड़ा है। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अभी जनरली इतना समझ लीजिए कि जिसमें नाभिक नहीं पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है, उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। और जिसमें पूर्ण रूप से नाभिक विकसित होता है उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक। अभी नाभिक के बारे में पढ़ेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। तो 70S क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, यानी जो छोटे से यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, उसमें जो होता है हमारा 70S राइबोसोम। अब यस क्या होता है, सब यूनिट होता है। तो राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरीके से दो स्ट्रक्चर इसके शो होते हैं। जो छोटा वाला होता है उसको स्मॉल सब यूनिट कहा जाता है, जो बड़ा वाला होता है उसको जो है लार्ज सब यूनिट कहा जाता है। तो ये प्रोटीन जो ध्यान रखिएगा कि जो राइबोसोम होता है दो प्रकार का, कभी कभी पूछ लेता है कि कितने प्रकार का, तो दो प्रकार का, 70S और 80S। 70S प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और 80S जो होता है यूकैरियोटिक, नहीं हम लोगों की कोशिका या जो बड़े जीव जंतु जिसको आप देख सकते हो वो यूकैरियोटिक के अंतर। यू मतलब जैसे तुम, तो तुम से समझिए कि यूकैरियोट मतलब जो बड़े जीव जंतु हैं, ठीक है, उसमें ये पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अगला जो है न्यूक्लियस पर। अब हम कोशिका के उस भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने शुरू में ही बताया था कि बीच में जो होता है हमारा केंद्रक होता है, और कोशिका का जो केंद्रक होता है वो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोशिका के केंद्रक को हम जो होता है मास्टर ऑफ कोशिका कहते हैं। यानी कोशिका के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स अभी हमने पढ़े, जो भी वर्क कर रहा है उसको वर्क कौन ऑर्डर दे रहा है, वो हमारा केंद्रक दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि केंद्रक में ही हमारा जो होता है न्यूक्लिक एसिड, DNA प्रेजेंट रहता है, RNA प्रेजेंट रहता है। तो करेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, वो DNA लेकर जाता है। तो DNA भी हमारा क्या होता है, केंद्रक में रहता है। और RNA क्या करता है, मैसेंजर का काम करता है, यानी DNA उसको ऑर्डर देता है, RNA क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। तो इसलिए जितने भी चीज़ें हैं सब कंट्रोल्ड की जाती हैं न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या, जैसे अभी मैंने बताया लाइसोसोम, तो न्यूक्लियस जो होता है लाइसोसोम को भी कंट्रोल कर रहा है, सभी को न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि किसी को कैंसर हो गया, तो कैंसर क्या होता है कि देखिए जितना भी ऑर्डर है, ऑर्डर देने का काम क्या कौन कर रहा है, DNA कर रहा है। वर्क कौन कर रहा है, RNA, मैसेज को पहुंचा रहा है कौन, RNA। कभी कभी स्थिति खराब होने के कारण जब सेल डिवीजन, ऑन ग्रोथ ऑफ सेल डिवीजन इज नोन एज कैंसर, तो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, RNA ऑर्डर देने लगता है DNA को। तो जो सेल होता है सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। जैसे सेल डिवीजन ज़्यादा हो जाएगा तो समझिए उस भाग पर आपका हो गया कैंसर, ठीक है। कैंसर कोई रोग नहीं है बल्कि सेल बहुत ज़्यादा डिवाइड होने लगता है, ठीक है। तो नाभिक यहीं पर हमारा
केंद्रक होता है। केंद्रक में अभी मैंने बताया तो प्रोटोप्लाज्म 2 भाग में बटा था, एक जीव द्रव्य और एक जो था क्या, कोशिका द्रव्य था, और एक क्या था, नाभिक द्रव्य। तो नाभिक में भी एक द्रव्य पाया गया था, क्योंकि इसमें डीएनए आरएनए है। अब इसमें क्रोमेटिन फाइबर है, आपका गुणसूत्र है, क्रोमोजोम है, ठीक है। तो अब देखिए, यही जो होता है हमारे गुणसूत्र होते हैं, जैसे मनुष्य की अगर बात करें तो 46 गुणसूत्र रहते हैं। अब ये जो गुणसूत्र होता है, क्रोमोजोम होता है, पेयर के रूप में रहता है। तो कितना होता है, ह्यूमन की बात करें तो 23 जोड़ा होता है, ठीक है। गुणसूत्र का अगर स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो ये जोड़े के रूप में हमेशा रहता है, ठीक, यहाँ पर हमेशा जोड़ा रहता है। तो ये आपका एक बहुत मैंने शॉर्ट में वीडियो बनाने की कोशिश की है, फिर भी बहुत लंबा हो गया है। अब आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको जो होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफ्रेंशिएट करके बता दूंगा। फिर डीएनए और आरएनए का टॉपिक है, अब ये बहुत लंबा टॉपिक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।